Alright, so let us start. So my name is Urmi Sinha and I come from Havra, West Bengal. I have secured All India rank 170 in the UPSC Civil Services Examination 2024, and this was my first attempt. So today I'm glad to be here, and I'm grateful to UPSC Time to call me here for this session so that I am able to help uh, aspirants like me. So if you have any questions you can keep आपको questions हो तो आप chat में लिखते रह सकते हो, और मैं पहले अपनी स्ट्रैटेजी और जो कॉमन FAQs होते हैं उनको आंसर करूँगी, और फिर मैं बाद में चैट के क्वेश्चंस आंसर करूँगी. ओके, गिव मी अ सेकेंड, लेट मी टर्न ऑफ द फैन. ओके, सो कुछ FAQs मुझे प्रोवाइड किए गए हैं, मैं उसके हिसाब से आई विल प्रोसीड. तो आपकी परिचय तो मैंने अपना दे दिया. आपके UPSC जर्नी के बारे में बताइए. तो मैंने प्रेपरेशन स्टार्ट किया आफ्टर माय ग्रेजुएशन. ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग से फिर से स्टार्ट करती हूँ. आई एम उर्मी सिन्हा. I come from Havra, West Bengal, and I have secured All India rank 170 in the UPSC Civil Services Examination 2024. And today I'm here to share some tips, strategies or suggestions so that बाकी aspirants को help मदद हो. तो मैंने अपनी UPSC जर्नी स्टार्ट की फुल फ्लेजेड प्रेपरेशन के साथ इन द ईयर 2023 आफ्टर आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, और मैंने डेडिकेटेडली 1 ईयर पूरा प्रिपेयर किया. मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली थी. इसके लिए मैं हावड़ा से रह के ही तैयारी की, और मैं उसके लिए दिल्ली भी नहीं आई. मॉक टेस्ट वगैरह भी मैंने ऑनलाइन ही दिए. ऐसे मैंने UPSC जर्नी अपना किया, और फॉर्चुनेटली मेरी UPSC जर्नी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं हुई. 1 साल में मुझे रैंक मिली. आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट, एंड आई फील रियली ब्लेस्ड एंड लकी. फिर मेरा सिलेक्शन हुआ ये मुझे तब सुबह से ही पता था कि रिज़ल्ट आने वाला है. हर टेलीग्राम ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे बात हो रही थी, तो मैं चेक किए जा रही थी. उसी में आया कि PDF एंड रिजल्ट्स आर आउट. तो उससे पता चला कि रिजल्ट्स आ गए हैं. मैंने खुद मम्मी के साथ चेक किया अपना रिज़ल्ट, और ऑब्वियसली बहुत खुशी हुई. मैं अपने सक्सेस का क्रेडिट अपने फैमिली को, मम्मी पापा भाई, इनको देना चाहूँगी. स्पेशली मम्मी को. 80% ऑफ द क्रेडिट गोज़ टू हर. आपने प्रीलिम्स, GS1 एंड CSAT की तैयारी कैसे की? ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है जो आता है. तो मैंने प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी इंटीग्रेटेड मैनर में की. मैं दोनों साथ साथ पढ़ती थी, और डेडिकेटेड प्रेपरेशन फॉर प्रीलिम्स मैंने स्टार्ट किया फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी, जब से मैं मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दी फॉर प्रैक्टिस प्रीलिम्स के लिए. वरना ऐसे मैं दोनों सिलेबस को मैंने ऐसे बहुत डिवाइड नहीं किया था. एक साथ ही पढ़ती थी मेंस और प्रीलिम्स का, और फिर मॉक टेस्ट लगाए बहुत सारे. अराउंड 70 मॉक टेस्ट मैंने दिए थे प्रीलिम्स के लिए. और प्रीलिम्स में अकॉर्डिंग टू मी बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिस करना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस, अराउंड 70 क्वेश्चंस हमको बहुत श्योरिटी से नहीं आते हैं. फिर भी हमको उसको एलिमिनेशन ट्रिक्स लगा के, बाकी का नॉलेज अप्लाई करके उसको सॉल्व करना होता है. तो उसका प्रैक्टिस कितना, द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट इज़ ऑप्टिमम टू अटेम्प्ट, और ये हर कैंडिडेट के लिए, हर एस्पिरेंट के लिए अलग होता है. तो थ्रू प्रैक्टिस यू कैन अंडरस्टैंड कि कितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करोगे तो आपका नेगेटिव मार्किंग और मार्क्स मिला के सबसे अच्छा मार्क्स आप स्कोर कर पाओ. और CSAT के लिए भी मैंने CSAT को लाइटली नहीं लिया. कई बार CSAT की वजह से लोगों का सिलेक्शन रह जाता है. मैंने CSAT को भी लाइटली नहीं लिया. मैं CSAT
ऑलमोस्ट रेगुलरली हाफ एन आवर प्रैक्टिस करती थी, भले ही वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो या थोड़ा मैथ्स हो, लॉजिकल रीजनिंग हो। यूट्यूब के वीडियोस अवेलेबल है बहुत सारे सीसैट के, और दोनों प्रीलिम्स में जीएस और सीसैट दोनों के लिए आपको पीवाईक्यूज देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जीएस में बहुत सारे थीम्स रिपीट हो जाते हैं और उसके ऑप्शंस से भी कई बार क्वेश्चंस निकल के आते हैं। आप अगर बहुत माइन्यूटली एनालाइज करोगे पीवाईक्यूज को, तो यू विल गेट टू नो दैट देयर इज अ सर्टेन पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस एंड अ सर्टेन मेथड ऑफ एलिमिनेशन जो आपको अप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल कई बार जो फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं वो बहुत बार रॉन्ग होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के नाम, उनके हेडक्वार्टर्स, ये सब कई बार गलत होते हैं। तो ये सब जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि असली रियल टाइम एग्जामिनेशन में कैसे एलिमिनेशन ट्रिक्स अप्लाई करने हैं। हमेशा फुल प्रूफ नहीं होते एलिमिनेशन ट्रिक्स, पर क्योंकि हमको 100% श्योरिटी से अराउंड 70 क्वेश्चंस नहीं आ रहे होते हैं, तो हमको ये अप्लाई करना पड़ेगा। और सीसैट की भी सबकी अपनी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। मेरा रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन मुझे स्ट्रॉन्ग लगता था, तो मैं लगभग सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करती थी, भले जब मैं घर पे सॉल्व कर रही हूँ पीवाईक्यूज, और मैंने रियल एग्जाम में भी मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस एक्सेप्ट 1 और 2 क्वेश्चंस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अटेम्प्ट किए। और मैथ्स भी मैंने बेसिक मैथ्स और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस के सिंपल जो क्वेश्चंस होते हैं वो अटेम्प्ट किए। बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस में अगर आपको लगे कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है तो आप उसको छोड़ सकते हो। आप उसके बिना भी सिंपल बेसिक मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग, सिलोजिज्म्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इन सब पे फोकस कर सकते हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको 66 मार्क्स ही चाहिए, 33%। और अगर आपको कुछ स्पेसिफिक प्रीलिम्स का पूछना हो तो आप चैट में भी पूछ सकते हो, आई विल आंसर देम। और अच्छा एक और बात कि जब आप मॉक दे रहे हो, अगर आप ऑफलाइन दे रहे हो फिर तो टाइम मैनेजमेंट आप कर ही लेते हो, पर अगर आप ऑनलाइन मॉक्स दे रहे हो, आप खुद से आपने कुछ मॉक्स खरीदे हैं मार्केट से और आप घर में उसको दे रहे हो, तब भी आप पूरा 2 घंटे उसको टाइमर लगा के 2 घंटे ही शार्प उसमें कंप्लीट करो। और आप OMR शीट्स भी कुछ प्रिंट आउट करा लो या खरीद लो मार्केट से जैसे भी, और OMR शीट्स के साथ प्रैक्टिस करो, क्योंकि कई बार OMR शीट्स फिल करने में भी काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है और उसके कारण पेपर में भी दिक्कत आ सकती है। और कुछ नहीं तो रियल टाइम एग्ज़ाम सिचुएशन में आपको नर्वसनेस भी हो सकती है कि अरे OMR शीट भी फिल करना है। तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए सिचुएशन फेमिलियर रहेगा और नर्वसनेस नहीं होगी। फिर नेक्स्ट स्टेज मेंस, तो इसमें ऑब्वियसली आंसर राइटिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर प्रीलिम्स आपको 3 महीने मिलते हैं, आप इसमें आंसर राइटिंग करो, पर ऐसा नहीं कि आंसर राइटिंग आप बिल्कुल ही छोड़ के रखो प्रीलिम्स के पहले। जैसे मैंने बोला, मैं जनवरी से फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन मैंने प्रीलिम्स के लिए की, मॉक टेस्ट वगैरह देने स्टार्ट किए, बट बिफोर दैट मई टू जनवरी मैं थोड़ा बहुत आंसर राइटिंग भी करती थी, सो दैट आई नो कि कितने टाइम में फिनिश करना है। या टाइम मैनेजमेंट स्टार्टिंग में भले ही आपसे नहीं हो कि एक आंसर आप 7 मिनट्स में लिख पाओ, पर कैसा फॉर्मेट, कैसा स्ट्रक्चर, और विथ कंटिन्यूस प्रैक्टिस इम्प्रूवमेंट टाइम मैनेजमेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंटेशन में भी होने लगती है। तो आप थोड़े बहुत आंसर्स डेली लिखा करो, भले ही वो आप PYQ से ले सकते हो या बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट्स भी डेली फ्री कुछ क्वेश्चंस अपलोड करते हैं, आप उसको भी लिख के खुद भी इवैल्यूएट कर सकते हो। और अगर आपके पास कोई मेंटर है, कोई पीयर ग्रुप है, तो आप उसमें भी दिखा के सजेशंस और इवैल्यूएशन फीडबैक ये सब ले सकते हो। ऐसे के लिए मैं ऐसे लिखना स्टार्ट किया मैंने आफ्टर माय प्रीलिम्स, और मैंने पहले तो एक्सटेंसिवली बहुत सारे कोट्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स, एनेक्डोट्स, इंस्पिरेशनल लोगों की स्टोरीज, ये सब कलेक्ट किया एक जगह, क्योंकि अगर आप पैटर्न देखोगे तो बहुत सारे ऐसे के टॉपिक्स ऑप्टिमिज्म, करेज, ये सब से रिलेटेड होते हैं। तो इन सब के एनेक्डोट्स अगर आप लेके रखो तो रियल एग्जाम में फ़ायदा होता है। जैसे मेरे उसमें आया था कि डूइंग नथिंग
एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बट एक था कि डूइंग समथिंग रॉन्ग इज बेटर देन डूइंग नथिंग, ये उसका जिस्ट था टॉपिक का। तो ये मैंने ऑप्टिमिज्म पे है ये भी, और परसिवियरेंस पे, ये सारे एग्जाम्पल्स मेरे पास थे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, ऐसे कैसे फ्रेम करना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना चाहिए। तो एक जो मैंने अटेम्प्ट किया था एग्जाम में वो था, देयर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पाथ। तो इसका मैं एग्जाम्पल देके बताती हूँ। वैसे ये ऐसे एक ऐसी चीज़ है जो आप बहुत सब्जेक्टिव, बहुत पर्सनलाइज्ड वे में लिख सकते हो। सबका स्ट्रक्चर अलग हो सकता है, पर मैं एक स्ट्रक्चर अपना बता देती हूँ। उसमें पहले मैंने बुद्धा की फिलॉसफी से स्टार्ट किया। आप कोई एक फेमस फिलोसोफर या फेमस एनेक्डोट से स्टार्ट कर सकते हो, और फिर जैसे बुद्धा की फिलोसफी है सब्बम दुखम, कि द रूट कॉज ऑफ सफरिंग इज डिज़ायर। तो अगर हम किसी चीज़ के पीछे भागते रहते हैं तो हैप्पीनेस नहीं मिलती है। तो और इस बाद में मुझे पता चला कि ये जो टॉपिक था ये भी बुद्धा की फिलोसफी से लिया गया था। तो बाय चांस मैंने वही एनेक्डोट, मतलब उनकी फिलोसफी से स्टार्ट किया। फिर उसके बाद मैंने एग्जाम्पल्स दिए, बहुत सारे एनेक्डोट्स लिखती थी। और आप मल्टी डायमेंशनल बनाओ ऐसे इसको, आप इकोनॉमिक एग्जाम्पल्स दो, आप पॉलिटिकल एग्जाम्पल्स दो, आप पर्सनल एग्जाम्पल्स भी दे सकते हो, लेकिन बहुत इंडिविजुअलिस्टिक मैं बोलूँगी आप मत दो। पर नॉर्मल डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल्स, मंडेन एग्जाम्पल्स, इन्वायरमेंटलिज्म के एग्जाम्पल्स, की इन्वायरमेंट के एग्जाम्पल्स। तो इसका आप एक शॉर्ट फॉर्म रख सकते हो, पेंसिल या पेस्टल। पी से पॉलिटिकल, ई से इकोनॉमिक, सी से कल्चरल, आई से इंडिया, और एल से लॉ और लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ इट, या पेस्टल। अगेन पी से पॉलिटिकल, ई से इकोनॉमिक, एस से सोशल, टी से टेक्नोलॉजी, एल से लॉ और ई से एनवायरनमेंट। तो ये आप एक स्ट्रक्चर दिमाग में रख सकते हो कि इतने पॉइंट्स मैं कवर करना चाहता हूँ या चाहती हूँ ऐसे में। और आप इतना एक एक पैरा करोगे तो लगभग 8 से 10 पैराग्राफ्स आपके बन जाएंगे, उसमें आपका ऐसे हो जाएगा। और ऐसे का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है उसको रेगुलरली प्रैक्टिस करना। बहुत लोग निगलेक्ट करते हैं क्योंकि सच में इतना वास्ट सिलेबस होता है, पर आप ऐसे को प्रैक्टिस करो और आप उसको कंटिन्यूसली इवैल्यूएट कराओ, या तो मेंटर्स से, अगर आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट का कोई लिया है तो आप उससे भी कर सकते हो, या पीयर ग्रुप इवैल्यूएशन। फिर GS1, GS2, GS3, ये तीनों का फर्स्ट ऑफ ऑल आप सिलेबस उठा के अच्छे से थरीली यू बिकम फेमिलियर विद द सिलेबस, कि क्या क्या सिलेबस आपसे डिमांड कर रहा है यूपीएससी। क्योंकि हर एक टॉपिक में बहुत डेप्थ में जाया जा सकता है, लेकिन आप यू नीड टू स्टिक टू द सिलेबस। एंड अलॉन्ग विद द सिलेबस आप PYQs भी अच्छे से देखो कि कितने डेप्थ के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और किस टाइप के थीम्स रिपीट हो रहे हैं, भले ही वो पॉलिटी में हो, सोसाइटी में हो, ज्योग्राफी में हो। तो किस टाइप के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, कितना और आप उसको प्रैक्टिस करो कि उतने टाइम में आप सारा जो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है वो कैसे एड्रेस कर सकते हो। उसके लिए आप पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है मेंस में कि यू रीड द क्वेश्चन वेरी प्रॉपरली और आप हर पार्ट को एड्रेस करो। कई बार होता है 2 लाइन के क्वेश्चंस होते हैं, 2 पार्ट के क्वेश्चंस होते हैं और आपको दोनों एड्रेस करना होता है। और फिर कई बार होता है कि आपको एक पार्ट, यू हैव टू एड्रेस 1 पार्ट मोर दैन द अदर पार्ट। वो सब भी आपको प्रैक्टिस से, PYQs देखने से, रेगुलर इवैल्यूएशन से, इससे पता चल जाएगा। जैसे इलैबोरेट, डिस्कस, क्रिटिकली एनालाइज, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं, टैग वर्ड्स जो एंड में होते हैं, विच गाइड यू कि किस डायरेक्शन में आंसर को ले जाना है। क्रिटिकली एनालाइज है तो सिर्फ क्रिटिसिज्म नहीं, उसका एडवांटेज, डिसएडवांटेज, वे फॉरवर्ड सब लिखना होता है। तो अगर बेसिक स्ट्रक्चर की बात की जाए तो पहले आप इंट्रोडक्शन दो,
1 या 2 लाइन का मैक्सिमम। उसमें आप कोई फेमस कोट लिख सकते हो अगर वो रेलेवेंट है तो। आप डिफाइन कर सकते हो कीवर्ड्स को। आप कोई रेलेवेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स पुट कर सकते हो, जैसे हंगर या पॉवर्टी पे है तो आप मेंशन कर सकते हो इंडिया की रैंकिंग क्या है हंगर इंडेक्स में, या हमारा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में रिसेंट डेटा क्या है, करेंटली कितने लोग पॉवर्टी में रहते हैं इंडिया में, ऐसा कुछ लिख सकते हो। अगर है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स पे तो आप लिख सकते हो कि पार्लियामेंट का इम्पोर्टेंस क्या है इंडियन डेमोक्रेसी में, इससे आप स्टार्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद आप मेन बॉडी पे आओ। इधर भी आपको मेन जो क्रक्स है क्वेश्चंस का सिर्फ वही एड्रेस करना है, क्योंकि सिर्फ वर्ड लिमिटेशन ही नहीं, पेज लिमिटेशन भी होता है मेंस में, तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप बिल्कुल भी स्पेस वेस्ट नहीं कर रहे हो। तो आप मेन जो भी डिमांड है आप उसको एड्रेस करो। यूज़ फ्लो चार्ट्स, यूज़ डायग्राम्स, मैप्स, यूज़ स्टेटिस्टिक्स, डेटा। हर एक सब्जेक्ट के लिए एक डेटा शीट टाइप का बना लो डिजिटल या पेपर पे, सो दैट यू कैन रिवाइज दोज डेटा। और ये वैल्यू एडिशन में काम आता है, क्योंकि बेसिक जो पॉइंट्स होते हैं वो सबके लगभग सेम ही होते हैं, बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं होता कुछ न्यू लिखने का, पर आप कैसे उसको सब्सटैंशिएट करते हो अपने हर पॉइंट को, और कैसे उसको प्रेजेंटेबल बनाते हो थ्रू द यूज़ ऑफ डायग्राम्स, यूजिंग जैसे डिफरेंशिएट है तो टेबल बना के, कॉलम बना के कितना मल्टी डायमेंशनल बना पाते हो। जैसे मान लो क्वेश्चन है ज्योग्राफी में क्लाइमेट चेंज पे, तो इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब आप उसको इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से दिखाओ, फिर आप कुछ डेटा कोट कर दो कि क्लाइमेट चेंज से नेचुरल डिजास्टर होते हैं तो एस्टिमेटेड इतना $1 बिलियन का लॉस होता है। ये सब डेटा आपको न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स, बुक्स, स्टैंडर्ड बुक्स में भी कुछ डेटा रहते हैं, आप ये सब वैल्यू एडिशन में यूज़ करो। और जैसे मैंने पेस्टल बताया था ऐसे के लिए, वो मेंस के लिए भी यूज़ होता है। GS4 इन तीनों पेपर्स से डिफरेंट होता है, और उसमें आपको अगेन ऐसे और GS4 एथिक्स इन दोनों का इंटीग्रेटेड अप्रोच लेना बेटर है, क्योंकि इन दोनों में एनेक्डोट्स, एग्जाम्पल्स, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देने से आपका आपके आंसर्स काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाते हैं और काफ़ी स्टैंड आउट करते हैं। और एथिक्स में अगेन केस स्टडी वाला पार्ट बिकम्स क्रूशियल फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि एक बहुत लेंदी सा केस स्टडी होता है, आपको पढ़ना होता है और लगभग 13-14 मिनट में आपको पूरा पढ़ के और आंसर लिख के बना के देना पड़ता है एक केस स्टडी का, तभी आपका पेपर कंप्लीट हो पाएगा। तो अगेन दिस इज़ अ थिंग ऑफ प्रैक्टिस। बहुत डिमांडिंग क्वेश्चंस नहीं होते हैं एथिक्स के कि कुछ बहुत आउट ऑफ द बॉक्स या बहुत डिफरेंट। अगर आपने ढंग से PYQs प्रैक्टिस की है, कुछ टेस्ट सीरीज लगाए हैं, तो आपको बहुत प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन मेन इसमें होता है कि आप कैसे स्ट्रक्चर करते हो अपना आंसर। कुछ स्टेक होल्डर अप्रोच लेते हैं, कुछ एथिकल डायलेमास, कुछ टेबल्स बनाते हैं। आप इन सब का एक मिक्सचर अपने आंसर्स में रखो ताकि डाइवर्सिटी हो, तो देखने में भी इवैल्यूएटर को पेपर अच्छा लगेगा, मोनोटोनस नहीं लगेगा। तो आप ऐसे आंसर लिख सकते हो। गांधी के कुछ प्रिंसिपल्स लिख दिए किसी आंसर में भगवत गीता को कोट कर दिया, तो ये सब आप टॉपर्स कॉपी अवेलेबल होते हैं इंटरनेट पे, आप उससे देखो। मैंने भी उससे ही समझा था कि कहाँ पे कैसे यूज़ करना है। फिलोसोफर्स को कोट करना, फिलोसोफर्स को आप सिर्फ वो जो सब्जेक्टिव वाले आंसर्स होते हैं सिर्फ उसमें ही आप केस स्टडी में भी यूज़ कर सकते हो। आप कोट्स यूज़ कर सकते हो, या तो आप स्टार्ट कोट से कर सकते हो या तो आप एंड कोट से कर सकते हो। एक क्वेश्चन है, आंसर पॉइंट वाइज लिखना चाहिए या डायग्राम बनाना सही रहेगा? तो आंसर आप पूरा डायग्राम बना के तो पूरा पेपर नहीं लिख सकते, और एक्सेसिवली आपको फ्लो चार्ट्स या बॉक्सेस या मैप्स ये सब यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप वैल्यू एडिशन के लिए उनको यूज़ करो, पर पॉइंट वाइज लिखने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको किसी आंसर में लगे कि आप कुछ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हो अपने आंसर्स को,
तो आप वो भी कर सकते हो, पर आई वुड अगेन से कि आप एक हेल्दी मिक्स रखो हर चीज़ का। आप कुछ आंसर्स पॉइंट वाइज लिखो, कुछ आप टेबल फॉर्म में लिखो। कॉन्ट्रास्ट एंड कंपेयर होता है तो आप टेबल्स बना लो। ज्योग्राफी के क्वेश्चंस है, अगर मैप रेलेवेंट है तो आप मैप बना लो। कोई डायग्राम आपको और रेलेवेंट लगता है, मान लो पूछ लिया गया है लैंड ब्रीज सी ब्रीज का क्वेश्चन, तो आप लैंड ब्रीज सी ब्रीज का डायग्राम बना दो। पर पॉइंट मतलब दोनों रखो, आप डायग्राम भी रखो और आप थोड़ा लिखो भी, सब मिक्स करके अच्छा आंसर बनता है। और मैं एक बार क्वेश्चंस देख लूँ। पीवाई क्यू का क्वेश्चन है कि उससे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं कि नहीं। तो डायरेक्ट रिपीट अगर नहीं भी हो, कुछ क्वेश्चंस हैं जो कभी कभार डायरेक्ट भी रिपीट हो जाते हैं, जैसे डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज, ये एक क्वेश्चन है जो कई बार रिपीट हो गया है। तो कुछ तो डायरेक्ट रिपीट भी हो जाते हैं और कुछ इनडायरेक्टली, जैसे आपको थीम पता चल जाता है कि कोरल रीफ्स या क्लाइमेट चेंज, इन पे क्वेश्चन आता है, पोल्यूशन पे क्वेश्चन आता है, या फंडामेंटल राइट्स, आपको थीम्स पता चल जाते हैं। कई बार जो पीवाईक्यूज के ऑप्शंस होते हैं उनसे क्वेश्चंस बन के वो रिपीट हो जाते हैं। तो डायरेक्ट भी कुछ क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं हुआ है, पर वो रेयर चीज़ है। पीवाईक्यूज करने से आपको एक आइडिया आ जाता है कि वेयर डू यू नीड टू फोकस इन योर प्रिपरेशन। तो ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है पीवाईक्यूज का। और प्रीलिम्स का बात करो तो आपको एलिमिनेशन टेक्निक्स और कॉमन थीम्स ये सब का पता चल जाता है। और पीवाईक्यूज कैसे एनालाइज करने चाहिए, तो 2 पार्ट्स है इसके एनालिसिस के। एक एनालिसिस आप कर सकते हो पर्सनल लेवल पे कि आप क्या मिस्टेक्स करते हो पीवाईक्यू सॉल्व करने के टाइम, क्योंकि जो मिस्टेक्स आप पीवाईक्यू सॉल्व करने के टाइम करोगे वही मिस्टेक्स आप रियल एग्जाम में भी करने के चांसेस होते हैं। तो अगर आप उन मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर लो पीवाईक्यू सॉल्व के टाइम, सोल्यूशन के टाइम ही, तो आगे चल के वो मिस्टेक्स नहीं होंगे। सेकेंड एनालिसिस ऑफ द पीवाईक्यू इटसेल्फ कि कौन से थीम्स, अगेन मैंने ये बोल दिया फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, कौन से थीम्स आ रहे हैं, उनके ऑप्शंस कैसे होते हैं, कौन से ऑप्शंस आर मोर लाइकली टू बी रॉन्ग। इस पे भी कुछ वीडियोस है यूट्यूब पे, फुल प्रूफ नहीं है आई एग्री, पर काफ़ी मदद करते हैं कि विच आर द ऑप्शंस विच आर मोस्ट लाइकली टू बी रॉन्ग। जैसे कुछ फिगर है, मान लो जैसे एक क्वेश्चन था शायद लास्ट ईयर 2023 के पेपर में कि एमएसएमई का लिमिट, डेफिनेशन का लिमिट इज 5 या 10 करोड़, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। तो जब फैक्ट्स और फिगर्स वाले क्वेश्चंस होते हैं वो मोस्टली देखा गया है कि रॉन्ग होते हैं, 100% नहीं पर मोस्टली ऐसे होते हैं। तो ये सब आप एनालिसिस कर सकते हो कि यूपीएससी जब ऑप्शंस बनाती है तो कौन से वाले ऑप्शंस आर मोर लाइकली टू बी रॉन्ग। फिर कुछ होते हैं पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चंस, जैसे सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल एक एग्जाम्पल है बस, ये किन किन फीडस्टॉक से बन सकता है। तो इसमें 4, 5, 6 जितना भी यूपीएससी ने दिया है, मान लो उन्होंने लिखा है कि वीट से, पोटैटो से, स्लज से, ये सब से बन सकता है, मान लो जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो मोस्टली जो पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चंस होते हैं वो सारे करेक्ट होते हैं। तो ये सब जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियोस भी बने हुए हैं तो आप वीडियोस भी देखोगे तो उसमें ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पता चल जाएंगे। और ये जेन्युइनली मदद करते हैं, क्योंकि मैंने जो स्टार्टिंग में भी बोला आपको 70% क्वेश्चन के आंसर्स विथ 100% श्योरिटी नहीं आते हैं। मान लो 3 ऑप्शंस है तो आपको एक आप जानते हो कि ठीक है ये करेक्ट है, पर बाकी 2 के बारे में बहुत पता नहीं होता है। तो आप उससे, ये सारे एलिमिनेशन ट्रिक से आपको फायदा होगा। आई विल कम बैक टू द क्वेश्चंस जो आप लाइव चैट में पूछ रहे हैं, और कुछ FAQs अभी मैं कर लेती हूँ और मैं सबको आंसर कर दूंगी। और ऑप्शनल, हाउ टू चूज योर ऑप्शनल, ये अगेन अ वेरी पर्सनल डिसीजन। आपका टेस्ट, इंटरेस्ट, आपका पर्सनल एप्टीट्यूड टुवर्ड्स द सब्जेक्ट मैटर्स, क्योंकि काफ़ी इन डेप्थ स्टडी करनी होती है। जनरल स्टडीज़ इज कॉल्ड जनरल फॉर अ रीज़न, उसमें जनरलाइज तरीके से पढ़ना होता है, पर ऑप्शनल में यू आर रिक्वायर्ड टू बी एन एक्सपर्ट।
तो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आप इन डेप्थ जाने को रेडी हो, आप उसमें जा सकते हो। कुछ ऑप्शनल स्कोरिंग माने जाते हैं, पर कुछ अनकन्वेंशनल ऑप्शनल से भी टॉपर्स बने हैं, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी से भी टॉपर्स निकले हैं। तो आप अपने पर्सनल इंक्लिनेशन और इंटरेस्ट से ये डिसाइड करो। हाँ, द वास्टनेस ऑफ द सिलेबस, स्कोरिंग पोटेंशियल, ये सब भी मैटर करता है, पर दिस इज़ अ वेरी पर्सनल चॉइस। इसमें आप मेंटोर से गाइडेंस ले सकते हो, आप फ्रेंड्स से जिन्होंने एग्जाम दे दिया है, लोगों ने जिन्होंने क्लियर किया है, उनसे थोड़ा बहुत गाइडेंस ले सकते हो, पर अल्टीमेटली दिस इज़ योर कॉल। तो मेरा ऑप्शनल PSIR था, मैंने लिया क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट भी मैंने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स ही किया था और मुझे जेन्युइनली ये सब्जेक्ट पसंद था, तो मैंने ये ऑप्शनल लिया था। इसकी स्ट्रैटेजी, इसके लिए मैंने कोई कोचिंग नहीं ली क्योंकि काफ़ी ओवरलैप था विथ माई ऑनर्स। ग्रेजुएशन के टाइम जो सिलेबस था उससे काफ़ी ओवरलैप था, तो मैंने एक्स्ट्रा कोई कोचिंग नहीं ली। पर हाँ, मैंने क्योंकि यूपीएससी के सिलेबस में काफ़ी कंस्ट्रिक्टेड मैनर में पढ़ना होता है, तो मैंने वो मटेरियल फ्री में अवेलेबल है इंटरनेट पे। शुभ्रा रंजन मैम के नोट्स अवेलेबल है अमेज़ॉन पे, या आप पोस्टल कोर्स अगर लेना चाहो वो भी कर सकते हो। तो मैंने वो लिए थे और वो मैं रीड कर लेती थी। तो अच्छा, एक क्वेश्चन है, एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट गुड और नॉट गुड? तो मैंने एंथ्रोपोलॉजी कभी भी पढ़ी नहीं है, तो ऐसे तो हाँ, टॉपर्स उसमें निकलते हैं और काफ़ी लोग को इंटरेस्टिंग भी लगता है। तो अगेन आप उसके सिलेबस को देखो, आप कुछ बेसिक मटेरियल फ्रेंड्स से या कुछ बेसिक बुक एक उठा के पढ़ो। अगर आपके लिए नया है सब्जेक्ट, अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता है, आपने कभी पढ़ा हुआ है इसको, आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट रहा है, फिर तो आपको पता ही है। पर मुझे पर्सनली PSIR छोड़ के ज़्यादा ऑप्शनल का कोई नॉलेज है नहीं, और ऐसे तो सारे ही ऑप्शनल गुड है। एंथ्रोपोलॉजी भी काफ़ी स्कोरिंग ऑप्शनल माना जाता है। पीपल हु डोंट कम फ्रॉम एन एंथ्रोपोलॉजी बैकग्राउंड ऑल्सो हैव बिन एबल टू स्कोर गुड। हिस्ट्री, अगेन मैंने बोला आपको, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कि कितना सिलेबस होता है, कितना वास्टनेस होता है, क्या एडवांटेज होते हैं, क्या डिसएडवांटेज होते हैं, पर टेक दिस फ्रॉम मी, हर ऑप्शनल से लोग टॉपर्स बने हैं, हर ऑप्शनल से लोगों ने ये एग्ज़ाम क्लियर किया है। तो चूजिंग द ऑप्शनल शुड बी मोर अबाउट कि आप क्या उसमें इन डेप्थ स्टडी कर सकते हो, क्या आपकी वो स्ट्रेंथ है, और आर यू रेडी टू पुट इन दैट एफर्ट। अगर वो स्ट्रेंथ नहीं है, अगर आप एक नया सब्जेक्ट ले रहे हो, आपको क्या वो इतना इंटरेस्टिंग लगता है? ठीक है। मेंस, अच्छा एक सेकेंड, ऑप्शन में आपने प्रीलिम्स, मेंस एंड ऑप्शनल के लिए बुक लिस्ट, तो बुक लिस्ट कुछ स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी आप बुक लिस्ट डिसाइड करो, बहुत सारे लोग जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है वो हर साल आके बताते हैं कौन से स्टैंडर्ड बुक्स है, कौन से बुक्स आपको फॉलो करनी चाहिए। तो आप उन बुक्स को आप उनमें से डिसाइड कर लो। जैसे पॉलिटी के लिए सब लक्ष्मीकांत बोलते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा या स्पेक्ट्रम। आप इनमें से जो भी जनरल स्टैंडर्ड बुक लिस्ट है, आप उसको एक बार प्रिपेयर कर लो एंड कीप योर सेल्फ लिमिटेड टू दैट बुक लिस्ट। विद एवरी न्यू मटीरियल दैट कम्स इन द मार्केट, आपको ज़रूरी नहीं कि आप वो भी पढ़ो, ये भी पढ़ो, जो भी नया मटीरियल आ रहा है आप उठा के पढ़ो। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू कीप योर रिसोर्सेज लिमिटेड एंड यू रिवाइज मल्टीपल टाइम्स। लक्ष्मीकांत आपने आपको, आप जब तक एंड करोगे एग्जाम, 6-7 बार आपका रिवीजन हो जाना चाहिए लक्ष्मीकांत का। स्पेक्ट्रम का भी वैसे ही लगभग 6 बार हर स्टैंडर्ड बुक का रिवीजन हो जाना चाहिए। NCERTs मैंने फॉलो बहुत लिमिटेड तरीके से की। मैंने NCERTs ज्योग्राफी के लिए प्राइमरीली देखी खाली, क्योंकि ज्योग्राफी का NCERT से काफ़ी बार डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस PYQs में अगर आप देखो तो NCERT से डायरेक्ट उठा के दिए गए। 2024 के प्रीलिम्स में भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे ज्योग्राफी के NCERT से। तो आप ज्योग्राफी का NCERT तो पक्का पढ़ो ही। अगर आप कुछ और स्टैंडर्ड बुक जैसे GC लियोंग पढ़ रहे हो तो ठीक है, पर NCERT डोंट इग्नोर NCERTs फॉर दिस। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम किया, पॉलिटी के मैंने लक्ष्मीकांत किया, इकोनॉमिक्स के लिए मैंने कोचिंग के नोट्स यूज़ किए, और इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट के लिए
मैंने एक्सटेंसिवली करंट अफेयर्स पे फोकस किया। करंट अफेयर्स की मैगजीन्स अवेलेबल है काफ़ी सारी इंटरनेट पे। आप कोई भी मैगजीन उठा के देख सकते हो कि कौन से टॉपिक्स अभी आजकल करंट न्यूज़ में है, क्योंकि उनसे कई बार क्वेश्चंस बनते हैं। और इन्वायरमेंट के लिए मैंने PMFIS का एक बुक है, फ्रीली अवेलेबल है PDF उसका, मैंने वो भी पढ़ा था। सिलेक्टिवली स्टडी किया था, क्योंकि इन्वायरमेंट में बहुत स्टैटिक पोर्शन में जाने से बेटर है कि आप जो करंट अफेयर्स है, जो करंट न्यूज़ है, जो करंट हैपनिंग्स है, उनसे आप डिसाइड करो कि कौन से थीम्स पे फोकस करना है। जैसे बायोडाइवर्सिटी में तो बहुत सारे एनिमल्स है, पर क्या आप सारे एनिमल्स, उनके स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके पॉपुलेशन सेंसस, उनके बारे में नहीं जान सकते। इट्स नॉट पॉसिबल। तो जैसे मान लो चीताज न्यूज़ में है, तो आप चीताज के बारे में पढ़ लो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीताज, चीता री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम, ये सब के बारे में पढ़ लो। तो इंटीग्रेट करंट अफेयर्स विथ इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट। ऐसे तो हर के साथ ही इंटीग्रेट करना होता है, पर इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट में थोड़ा ज़्यादा। और मैंने मिडीवल हिस्ट्री नहीं पढ़ी। एंशियंट हिस्ट्री के लिए मैंने RS शर्मा का बुक पढ़ा। वो भी बहुत डेप्थ में नहीं, रीडिंग की मैंने बेसिक, और कोचिंग के नोट्स थे वो किया। और इसके अलावा इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी के लिए भी NCERT मैंने बोल दिया। एंड देन आप चाहो तो आप GC लियोंग के कुछ बायोम्स वाले चैप्टर, या कुछ चैप्टर्स जो आपको लगे कि बहुत डिटेल में कवर्ड नहीं है NCERT में, आप उसमें कर सकते हो। तो ये कुछ बेसिक बुक्स थे। आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया मैंने फॉलो किया, प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट का बुक लिस्ट जानना हो तो आप लाइव चैट में पूछ लो, मैं बता दूंगी। फिर आंसर राइटिंग में पॉजिटिव अप्रोच कैसे रखें। तो पॉजिटिव अप्रोच ज़रूरी नहीं कि आप जो भी गवर्नमेंट स्कीम है या जो भी कुछ पूछा गया है आप उसका सिर्फ तारीफ ही करो। इफ़ यू फील दैट देयर आर शॉर्टकमिंग्स, आप उसकी शॉर्टकमिंग्स भी लिख सकते हो, पर वो बहुत ही क्रिटिकल या बहुत नेगेटिव टोन में नहीं होना चाहिए। आपको पॉजिटिवली बोलना चाहिए देयर आर सम चैलेंजेस, और आप एक दो चैलेंज बता दो। एंड ऑलवेज प्रोवाइड सम वे फॉरवर्ड, कि ठीक है चैलेंज तो है, पर हाउ डू यू प्रोवाइड अ सोल्यूशन टू दीज चैलेंजेस, हाउ डू यू मेक द करेंट सिचुएशन बेटर। तो एंडिंग विद अ वे फॉरवर्ड, उस वे फॉरवर्ड में आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम्स भी लिख सकते हो कि इम्प्लीमेंट, मतलब मान लो एग्रीकल्चर का है, इरिगेशन का है, तो आप प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को मेंशन कर सकते हो। आप फसल बीमा योजना को मेंशन कर सकते हो, एग्रीकल्चर रिलेटेड है तो ये सब आप वे फॉरवर्ड लिख सकते हो। अगर आपको लगता है कि इनमें कुछ इम्पॉर्टेंट शॉर्टकमिंग है तो आप वे फॉरवर्ड में वो भी लिख सकते हो। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में किसी क्वेश्चन का आंसर ना आता हो तो उसे कैसे आंसर करें। तो हाँ, तीनों स्टेजेस पे ऐसा होगा ही कि आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं आएंगे, हमेशा सबके साथ होता है। तो प्रीलिम्स में अगर आपको, प्रीलिम्स में काफ़ी ज़्यादा होगा ये, क्योंकि इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होता है और इतना अनप्रिडिक्टेबल होता है प्रीलिम्स, कि ऐसे क्वेश्चंस होते ही है। लगभग आपको 25 से 30 क्वेश्चंस ही पूरे श्योरिटी में आते हैं कि 100% आपको पता ही है कि यही आंसर होगा, इसके अलावा कोई आंसर हो ही नहीं सकता है। तो इसमें आप एलिमिनेशन ट्रिक्स यूज़ करो। आप यू सॉल्व द पेपर इन राउंड्स। फर्स्ट राउंड में आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो जिसमें आपको 100% श्योरिटी है, और आप OMR शीट में फिल कर दो। सेकेंड राउंड में, और आइटरेशन जो भी आपको बोलना है, सेकेंड राउंड में आप उन क्वेश्चंस को फिल करो जिसमें आपको 50% श्योरिटी है कि 50-50 है दो ऑप्शन में। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को भी 100% अटेम्प्ट करो। नेगेटिव मार्किंग होने का डर है, पर क्योंकि इफ़ यू गेट अ क्वेश्चन राइट यू गेट 2 मार्क्स, और अगर गलत होता है तो आपका 0.66 मार्क्स कटता है। तो अगर आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करो तो इट इज़ सजेस्टेड दैट यू अटेम्प्ट दीज 50-50 वाले प्रीलिम्स क्वेश्चंस। फिर ये सेकेंड राउंड हो गया। थर्ड राउंड हुआ जिनमें आपको एक
ऑप्शन आपने कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दिया है सोली ऑन द बेसिस ऑफ योर नॉलेज और एलिमिनेशन ट्रिक, और आपको बाकी 3 में कंफ्यूजन है, तो इसमें आप थोड़ा टाइम दो। पर ये वाली क्वेश्चंस भी आप काफ़ी अटेम्प्ट करो, इसको भी पूरा छोड़ना नहीं है। लगभग एक ऑप्टिमम नंबर, जब तक आप 85 to 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करते तो यू कैन नॉट बी श्योर दैट यू आर इन द सेफ जोन ऑफ प्रीलिम्स, क्योंकि कट ऑफ किसी को पता नहीं होता है कितना जाएगा। 85 to 90 इज अ गुड नंबर टू अटेम्प्ट। अगेन ये भी एक पर्सनल होता है, कुछ लोग नेगेटिव मार्किंग वाला रिस्क ज़्यादा लेते हैं और उनको फ़ायदा ज़्यादा होता है मार्क्स में, कुछ लोग कम नेगेटिव मार्किंग करते हैं। अच्छा, एक किसी ने पूछा एलिमिनेशन टेक्निक्स कैसे अप्लाई करें, तो एलिमिनेशन टेक्निक्स काफ़ी एक्सटेंसिव होती हैं, वीडियोस हैं यूट्यूब पे। एक संतोष सर है ऑप्टिमाइज IAS के, उन्होंने काफ़ी एलिमिनेशन ट्रिक्स प्रोवाइड कर रखे हैं, तो आप उनको देखो और आप फिर PYQs में उनको अप्लाई करने की कोशिश करो। आप मॉक टेस्ट में भी उनको अप्लाई करने की कोशिश करो, पर कभी कभार क्योंकि मॉक टेस्ट UPSC का सेम पैटर्न फॉलो नहीं करते तो मॉक टेस्ट में वो कभी कभी सही नहीं बैठेगा, पर PYQs में अप्लाई करके देखो और आपको समझ आएगा कि वो एलिमिनेशन ट्रिक्स कैसे अप्लाई करने हैं। हाउ टू मेक नोट्स फॉर मेंस एंड हाउ टू लिंक स्टैटिक पार्ट विथ न्यूज़पेपर। तो मेंस का नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रीलिम्स तक अगर आपने नोट्स नहीं भी बनाए हैं तो चलता है, क्योंकि आजकल काफ़ी स्टैंडर्ड बुक्स नोट्स के ही फॉर्मेट में होते हैं, जैसे लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, इनका ऐसा नोट्स बनाने का बहुत ज़रूरत नहीं पड़ता। पर मेंस में बिकॉज आपको बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में सब कुछ रिवाइज करना होता है, एक दिन का गैप भी नहीं होता GS पेपर्स में, तो आपके पास कुछ शॉर्ट नोट्स होने चाहिए जिनके थ्रू आप क्विक रिवीजन कर पाओ। जैसे GS1 हुआ, फिर उसके बाद जो 2 घंटे आपको मिलते हैं, या हाँ लगभग 2 घंटे ही मिलते हैं, तो उसमें आप रिवाइज कर पाओ उन 1 पेजर 2 पेजर नोट्स को, या 10 दिन पहले मेंस के आप पूरा बुक उठा के पढ़ोगे तो आप पढ़ भी नहीं पाओगे, सब कुछ कवर हो भी नहीं पाएगा, स्ट्रेस भी बढ़ेगा। तो आप जो की पॉइंट्स होते हैं हर एक टॉपिक के, आप उनको एक पेज में लिखो। यूज़ PYQs फॉर दिस अगेन, क्योंकि PYQs के थीम्स कई बार रिपीट किए जाते हैं, तो आप PYQs से देखो कि मान लो सोसाइटी में कास्ट इन टुडेज इंडिया, ऐसा थीम कई बार रिपीट हुआ है कि अब कास्ट का क्या शेप है, फैमिली कैसे चेंज हो रही है, रिलीजन और कास्ट का इम्पैक्ट, इस सब टाइप के थीम्स रिपीट होते हैं। तो आप इन पे कुछ डेटा, कुछ एग्जाम्पल्स, ये सब उस शीट पे प्राइमरीली रखो, क्योंकि जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं वो आप बेसिक पॉइंट्स आप बिना उस शीट के भी पकड़ लोगे अगर आपने ढंग से पढ़ाई की है, पर जो डेटा होता है, फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, ये इनका चांस ज़्यादा होता है आपका भूलने का। तो आप उन रिविजन टाइम जो 1 पेजर 2 पेजर नोट्स है, आप इस पे ज़्यादा फोकस करो। आप कुछ डायग्राम्स भी बना के रख सकते हो, यूज़ हाइलाइटर्स, यूज़ कलर पेन्स, जो भी आपको सूट करे। पर हाँ, मेंस के लिए आपको कुछ लूज A4 शीट्स, या आप नोटबुक भी बना सकते हो, लेकिन A4 शीट्स ईजी रहता है क्योंकि आप ऐड आसानी से कर पाते हो, कुछ ऐड करना हो एक और शीट जोड़ पाते हो अपने नोट्स में। कुछ और क्वेश्चंस हैं? रिवीजन स्ट्रैटेजी मेरी प्रीलिम्स के टाइम देखा जाए तो मैंने लगभग 1 महीने से कुछ नया नहीं पढ़ा। 1 मंथ बिफोर माई प्रीलिम्स 16 जून को था, तो मैंने मिड में से कुछ नया नहीं पढ़ा। मैं मॉक टेस्ट सॉल्व करती थी और मैं रिवाइज करती थी जो बेसिक बुक्स है उनको। कुछ डेटा शीट्स मैंने बना रखे थे, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने बना रखे थे पर एक सेकेंड, इतने सारे क्वेश्चन आए, मैं थोड़ी डिस्ट्रैक्ट हो जा रही हूँ। ठीक है, मैं पहले अपना रिवीजन का बोल देती हूँ। तो रिवीजन स्ट्रैटेजी, आप लगभग प्रीलिम्स के 1 महीने पहले सिर्फ रिवीजन पे फोकस करो। यू कैन यूज़ यूट्यूब वीडियोस फॉर दिस। बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस बनाए जाते हैं, कॉमन थीम्स या एक्सपेक्टेड थीम्स, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस
ये सब करके, तो इससे रिवीजन काफ़ी आसान हो जाता है प्रीलिम्स का, क्विकली भी हो जाता है और जेन्युइनली वो उनमें से कई बार कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं। और मेंस का रिवीजन आपको मॉक टेस्ट के साथ करना पड़ता है, क्योंकि 100% कभी कवर होगा नहीं सिलेबस, और 100% श्योरिटी भी नहीं आती है कभी कि हाँ हमारा पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, अब हम मेंस देंगे। तो आप मॉक टेस्ट दो, आप टॉपर कॉपीज उठाओ, आप खुद से टॉपर्स कॉपीज से क्वेश्चंस लिखो और कंपेयर करो विद टॉपर्स की कैसे आंसर्स है, उन्होंने क्या अलग किया, आप क्या वैल्यू ऐड कर सकते हो अपने आंसर्स में। ये सब प्राइमरीली होना चाहिए। और 1 पेजर नोट्स का मैंने बोल ही दिया है, या 1 पेजर मेरे हिसाब से कम पड़ जाता है, 2 पेजर नोट्स लगभग आप बनाओ हर टॉपिक पे। इंटरव्यू एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा था, काफ़ी कॉर्डियल, पूरे टाइम सारे बोर्ड मेंबर्स स्माइल करते रहे, मैं भी एंड तक। और क्वेश्चंस भी मुझे लगभग सारे आए एक्सेप्ट 2 क्वेश्चंस, उतने सीरियस नहीं थे। बाकी सारे जितने क्वेश्चंस पूछे गए मुझे आए थे, और काफ़ी अच्छा। एक्चुअली इंटरव्यू का आप पूछोगे तो बहुत ही कम लोग हैं जिनका एक्सपीरियंस कॉर्डियल नहीं गया होता है। बोर्ड मेंबर्स ऐसे बैठते हैं कि वो आपको बहुत कंफर्टेबल फील कराते हैं, ताकि आपकी पर्सनालिटी, जो ट्रू पर्सनालिटी है वो आपकी सामने आ पाए। वो आपको डराने के लिए नहीं बैठे होते हैं। आपको कई बार ग्रिल करे भी तो बहुत सीरियसली लेते हैं अगर आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं आते। कई बार फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डिफ़िकल्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस, लेकिन अगर नहीं आए तो उतना बड़ा इशू नहीं बनता, उससे आपके मार्क्स में ऐसा कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। हाउ टू मेक नोट्स फॉर मेंस हो गया था। हाउ टू लिंक स्टैटिक पार्ट विथ न्यूज़पेपर, तो अगेन सिलेबस आपको देखना पड़ेगा इसके लिए कि कौन से टॉपिक्स यूपीएससी में इम्पॉर्टेंट है, और आप उससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ आर्टिकल्स आ रहे हैं उनमें से डेटा निकाल सकते हो। जैसे क्लाइमेट चेंज पे कई सारे आर्टिकल्स आते हैं, और क्लाइमेट चेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सबके लिए, तो आप उससे कुछ डेटा निकाल लो। आप मान लो कुछ न्यूज़ है कोलिजियम सिस्टम को लेके, तो कोलिजियम सिस्टम बिकम्स अ प्रोबेबल क्वेश्चन, तो ऐसे आप लिंक करके बना सकते हो। अगर न्यूज़पेपर में कई बार जो इन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन्ड पेज आता है, या द हिंदू का भी एक पेज आता है जिसमें काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेनेशन रहती है, तो इसमें कुछ कोर्ट केसेस कोर्ट किए जाते हैं। जैसे स्पीकर को लेके होगा कोई कोर्ट केस, कोई गवर्नर की पार्ट्स को लेके होगा कोर्ट केस, कुछ प्रेसिडेंट के पार्ट्स को लेके होगा कोर्ट केस। तो ये सब कोर्ट केस जब आप न्यूज़पेपर में पढ़ो तो उसको वैल्यू ऐड करके अपने नोट्स में ऐड कर दो। आप बुक में भी ऐड कर सकते हो, अगर आपने स्पेसिफिकली नोट्स नहीं बनाए हैं आप बुक में भी पेन पेंसिल से लिख सकते हो, ताकि आपको बाद में रिविजन टाइम आपको पता रहे कि ये सब मेंस में लिखने से वैल्यू एडिशन हो जाती है। और बाकी मैंने पहले भी बोला इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक। हाँ, उस समय जब मैं बुक लिस्ट बता रही थी तो मैंने साइंस एंड टेक का नहीं बताया, क्योंकि मैंने कोई ऐसे प्रॉपर बुक फॉलो नहीं की। मैंने करंट अफेयर्स से पढ़ा, मान लो नैनो टेक्नोलॉजी इज इन द न्यूज़, तो उसके बारे में ये हुआ रिवर्स लिंकिंग। मतलब जो न्यूज़ में आया, अब वो क्योंकि प्रोबेबल क्वेश्चन है या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, तो उसका आप जाके इंटरनेट पे पढ़ लो। नैनो टेक्नोलॉजी पे है तो आप नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ लो कि नैनो टेक्नोलॉजी, व्हाट इज़ नैनो टेक्नोलॉजी, इससे स्टार्ट करके उसके एप्लीकेशंस, न्यू रिसर्च क्या हुआ है उसमें, न्यू डेवलपमेंट्स क्या हुए हैं, इंडिया का कोई मिशन हो तो उसके बारे में, क्वांटम टेक्नोलॉजी हो गया, या जीन एडिटिंग हो गया, नोबेल प्राइज़ मिलते हैं जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स सबके, तो इनका रिवर्स लिंकिंग जो न्यूज़ में है, क्योंकि वो अब प्रोबेबल टॉपिक है तो उसके बारे में जाके आप इंटरनेट पे पढ़ लो। तो दैट इज़ हाउ यू लिंक न्यूज़पेपर और स्टैटिक। और न्यूज़पेपर रीड आपको करना ही चाहिए, भले ही 1.5 घंटे लगे, 2 घंटे लगे, बट इट्स वर्थ इट। इकोनॉमी के लिए किसी ने पूछा है संजीव वर्मा बुक इज़ गुड और नॉट, मैंने पढ़ा नहीं है तो आई डोंट थिंक आई एम अ गुड पर्सन टू कमेंट ऑन दिस। मैंने इकोनॉमी के लिए ऐसे कोई बुक पढ़ी नहीं, मैंने कोचिंग का ही नोट्स पढ़ा था खाली।
और करंट अफेयर्स का मैंने बोला ही, काफ़ी इंटीग्रेशन होता है। मैंने स्पेसिफिक मेंटोरशिप ऐसे इंटरव्यू के टाइम मैंने एक 1-to-1 किया था, तो उन्होंने मेंटोरशिप भी की थी, तो इंटरव्यू के टाइम ही, उसके पहले मैंने ऐसा कोई स्पेसिफिक मेंटोरशिप नहीं लिया। Ma'am, secularism is mentioned in society and GS2 polity. So how to make notes on this topic and value addition? तो पहले आप PYQs देखो, आप PYQs अटेम्प्ट भी करो और आप देखो आप किस लेवल के आंसर्स लिख पा रहे हो। आपको खुद को, आप अगर टॉपर कॉपीज पढ़ोगे तो आपको खुद एक आइडिया आ जाएगा कि आंसर्स किस लेवल के बन रहे हैं आपके। फिर आप उन टॉपर कॉपीज से ही वैल्यू एडिशन के पॉइंट्स भी उठा सकते हो। जैसे सेक्युलरिज्म है, तो अगर मैं एक रीसेंट एग्जांपल दूँ, तो अगर पॉजिटिव एग्जांपल, तो कुंभ मेला जब हुआ था, ये खैर मतलब मैंने कहीं यूज़ नहीं किया था, पर अभी मुझे ध्यान आया इससे कि कुंभ मेला जब हुआ था तो एक ऑल मुस्लिम मेंबर्स का म्यूजिकल बैंड परफॉर्म्ड इन द कुंभ मेला। सो दिस इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ सेक्युलरिज्म। वैल्यू एडिशन आप फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, इनसे भी कर सकते हो। डायरेक्टली नहीं पूछा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है सेक्युलरिज्म के, बट यू कैन राइट कि कॉन्स्टिट्यूशनली भी आर्टिकल्स 25 to 28 ये सेक्युलरिज्म को फर्दर करते हैं। ऐसे भी आप वैल्यू एडिशन कर सकते हो। नोट्स इसके आप, मैं बोलूँगी कि आप PYQ के थीम से ही नोट्स बनाओ। अगर पूछा गया है कि मान लो अगर पूछा गया है कि थ्रेट्स टू सेक्युलरिज्म, तो आप वैसे कुछ थ्रेट के बस वन लाइन में पॉइंट्स लिखो। इलैबोरेट आप कर लोगे अगर आपने ढंग से पढ़ाई की है, बस क्रिस्प तरीके से एक बार आपका रिविजन हो जाए, इस तरीके के नोट्स बनाने हैं। GS2 इज लक्ष्मीकांत इनफ? नो, पूरा इनफ नहीं होगा मेंस आंसर राइटिंग के लिए लक्ष्मीकांत। इसमें आप लक्ष्मीकांत आपका बेसिक स्ट्रक्चर, एक फाउंडेशन बना देगा, पर यू हैव टू डू वैल्यू एडिशन फ्रॉम न्यूज़पेपर्स, यू हैव टू रीड आर्टिकल्स ऑनलाइन। आजकल तो बहुत सारे आर्टिकल्स मुझे ऑनलाइन ही मिल जाते थे। जैसे मान लो स्पीकर का कुछ है, तो मैं लिखती थी, आप ऐसे सर्च कर सकते हो, रोल ऑफ स्पीकर UPSC, आप UPSC लिख दोगे तो UPSC ओरिएंटेड वेबसाइट्स के कुछ आर्टिकल्स निकल आएंगे स्पीकर से रिलेटेड। तो इसमें काफ़ी डेटा रहता है। इसमें स्पीकर से रिलेटेड कोर्ट केसेस मेंशन रहते हैं, ठीक है, क्या कंट्रोवर्सीज हुई हैं रिसेंट, ये मेंशनड होती हैं। तो आप गूगल पे जो भी टॉपिक आपको लगता है कि आपको UPSC एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानना है, तो आप उस टॉपिक को लिखो, जैसे रोल ऑफ स्पीकर UPSC। अगर आपको कुछ मान लो साइंस एंड टेक का जानना है, क्वांटम टेक्नोलॉजी का, तो आप लिखो क्वांटम टेक्नोलॉजी UPSC। तो ऐसे आप अपना लक्ष्मीकांत वगैरह ये और जो बेसिक नोट्स है आपके, सिर्फ GS, ऐसे अगर देखा जाए तो सोसाइटी के लिए भी कोई एक बुक नहीं है। इसके लिए भी आपको PYQs, न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स, ऑनलाइन आर्टिकल्स, इन सब से ही आंसर बनाना पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन आया था साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, आपने कैसे अटेम्प्ट किया था? तो इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन मैंने तो, अब मुझे पता नहीं एग्जैक्टली क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे वो लोग, मैंने फास्ट टैग टेक्नोलॉजी जो आजकल यूज़ होती है, RFID यूज़ करके, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ये यूज़ करके जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, टोल प्लाजा कार में आप लगा देते हो एक स्टिकर या कुछ डिवाइस, उससे ऑटोमेटिक टोल कलेक्शन हो जाता है। तो इसके मैंने कुछ फ़ायदे लिख दिए थे। ट्रैफिक कंजेशन कम हो जाता है, ट्रांसपेरेंसी हो जाती है टोल कटने पे, कलेक्शन का ट्रांसपेरेंट डेटा अवेलेबल हो जाता है। और ये सारे, ये आपने पूछा ठीक, अच्छा किया, क्योंकि दिस ब्रिंग्स मी टू द फैक्ट कि कुछ क्वेश्चंस आपको मेंस में भी नहीं आते होंगे। मतलब आपने उसके, आपको थोड़ा एक आइडिया होगा टॉपिक के बारे में, क्योंकि आपने इतनी तैयारी की है, आपने इंटरनेट, मतलब ऑनलाइन भी आर्टिकल्स आप पढ़ते हो, या न्यूज़पेपर, या करंट अफेयर्स मैगजीन्स, या जनरल अवेयरनेस भी, तो आपको एक रफ आइडिया होता है, पर आपको 100% वो क्या चीज़ है उसकी डिटेल्स नहीं पता होते हैं। फिर भी आपको वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए,
क्योंकि परफेक्ट आंसर नहीं भी हुआ तो आपको कुछ मार्क्स तो उसके मिलेंगे, और कई बार काफ़ी क्लोज आंसर बन जाता है। जैसे एक ज्योग्राफी में क्वेश्चन आया था ट्विस्टर्स का लास्ट ईयर, तो ट्विस्टर्स मैंने प्रिपेयर नहीं किया था, मैंने कहीं पे भी ट्विस्टर्स के बारे में नहीं पढ़ा था, पर मुझे एक आइडिया था कि ट्विस्टर्स टॉर्नेडोज जैसे कुछ एक ज्योग्राफिकल फेनोमेनन होते हैं, जियोफिजिकल फेनोमेनन। तो मैंने टॉर्नेडोज क्या ही डिटेल, टॉर्नेडोज क्यों बनते हैं और उससे लिंक करके खुद से बना। हाँ, मैंने ट्विस्टर वाला अटेम्प्ट किया था, मैंने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, मेरा एक भी क्वेश्चन मैंने कुछ छोड़ा नहीं था। मैंने टाइम मैनेजमेंट भी ऐसे ही किया था कि मेरा कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, तो मैंने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, मैंने कुछ भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं। और ट्विस्टर्स वाला मुझे बाद में पता चला कि हाँ, लगभग वो टॉर्नेडो वाला ही आंसर होगा, तो इसलिए आप कुछ भी छोड़ो नहीं। एक तो मेंस में नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो अगर आपका गलत भी हो गया, गलत से गलत भी क्वेश्चन हो गया, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या, आप नहीं भी अटेम्प्ट करोगे तो आपको 0 मिलेगा, आप कुछ अटेम्प्ट करोगे तो कुछ ना कुछ आंसर लिखोगे तो 1 मार्क, आधा मार्क कुछ तो मिलेगा। तो आप अटेम्प्ट सारे करो। और इसमें भी इम्पोर्टेंट होता है कि आप उस समय उस स्ट्रेस और उस प्रेशर को हैंडल करके कैसे आंसर लिखते हो, आप कितना दिमाग चला पाते हो ऑन द स्पॉट। कि मान लो ट्विस्टर्स पे क्वेश्चन आ गया, तो क्या आप डर गए, या आपने सोचा कि ट्विस्टर्स कहीं तो सुना होगा, या किससे टॉर्नेडोज, क्योंकि ट्विस्टर्स से ऐसा कुछ, मतलब एक विजुअल इमेजरी मेरे दिमाग में आ गई थी, तो मैंने अटेम्प्ट कर लिया। और आपके नोट्स चाहिए तो मैंने नोट्स बहुत अच्छे से नहीं बनाए हुए हैं, मैं नोट्स बहुत सारे बनाती भी नहीं थी। अगर जो स्टैंडर्ड बुक्स है उनके नोट्स मैं नहीं लेती थी, कोचिंग के नोट्स जब क्लास करते टाइम में लेती थी, वो ही मेरे प्राइमरी नोट्स थे, मेरे पर्सनल नोट्स बहुत ज़्यादा है नहीं। मेरा पहला प्रेफरेंस आईपीएस है, क्या ये सही है? हाँ, अगर आपको आईपीएस पसंद है तो आईपीएस पहला प्रेफरेंस होना सही है, कई लोगों का रहा है। मैंने ऐसे तो अपना सेकंड प्रेफरेंस बताया था, पर मुझे भी आईपीएस काफ़ी छोटे से आईपीएस काफ़ी पसंद रहा था, तो उसमें कुछ कुछ सही गलत नहीं होता। कई लोग आईएफएस को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, कई लोग आईएफएस बनना ही नहीं चाहते, कई लोग आईपीएस नहीं बनना चाहते, आईआरएस बनना चाहते हैं। तो ये बस प्योरली आपके पर्सनल प्रेफरेंस पे बेस्ड है, तो इट्स नॉट एन इशू एट ऑल। मैम, हाउ टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिटिकल थिंकिंग? तो अगेन इसमें न्यूज़पेपर थिंकिंग और न्यूज़पेपर रीडिंग और जो ओपेड है, ये सब पढ़ के आपको दोनों, यू गेट टू नो अबाउट बोथ साइड्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट, और इसी से आपका खुद का ओपिनियन भी डेवलप होता है, क्योंकि हम बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल्स या स्कॉलर्स तो है नहीं, वी हैव टू बेस आवर ओपिनियन ऑन व्हाट द एक्सपर्ट्स आर सेइंग। और हाँ, उससे हमारा खुद का ओपिनियन निकल के आएगा, हमें कोई एक साइड हो ज़्यादा पसंद हो, पर यूपीएससी में मोस्टली आपको दोनों साइड्स पुट करने होते हैं। अगर कोलिजियन सिस्टम है तो आप उसका, आप, हाँ, अगर आप यू आर फॉर रिफॉर्म ऑफ द कोलिजियन सिस्टम, आप दोनों बताओ कि अभी करेंटली क्या प्रॉब्लम है, या कोलिजियन सिस्टम क्या फ़ायदा करता है, आप ये भी शॉर्ट में बता दो। इससे पता चलता है कि आपकी थिंकिंग ब्रॉड बेस्ड है, ओपन माइंडेड है, आप बहुत रिजिड नहीं है अपनी थिंकिंग को लेके, और आप हर आर्ग्यूमेंट सुनना और उसको सुनते हो और उसको प्रेजेंट करते हो। तो न्यूज़पेपर रीडिंग आई थिंक क्रिटिकल थिंकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बहुत ब्रॉड बेस्ड टॉपिक्स और बहुत एक्सपर्ट्स के आर्टिकल्स का आपको एक्सपोजर मिलता है। कोचिंग मैंने बाजीराम एंड रवि से ऑनलाइन लिया था 2023 वाले बैच में, और उसके जो मैं बोली कोचिंग के नोट्स रेफर करती थी, उसी के नोट्स मैं रेफर करती थी कुछ सब्जेक्ट्स के लिए। ज्योग्राफी का सोर्सेज एनसीईआरटी, ठीक है, और जीसी लियोंग के कुछ चैप्टर्स, बायोम वाले चैप्टर्स, और कोचिंग वाले नोट्स मेरे हर सब्जेक्ट के रहते थे, तो मैं वो भी रेफर करती थी। ऐसे के लिए क्या करना चाहिए, और मेरी कभी स्पेलिंग मिस्टेक होती है, कभी बेसिक, क्यों पैनिक हो जाता हूँ तो। अच्छा, तो ऐसे अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक होती है, आपके इधर भी आपने जब लिखा है तो आपने स्पेलिंग का भी स्पेलिंग रॉन्ग लिख दिया, तो ठीक है, जेन्युइन अगर प्रॉब्लम है आपको और आपको पता भी है तो ये अच्छी बात है, आप उस पर वर्क कर सकते हो, ठीक है। आप वही अगेन, आप उसको जब चेक करो तो आप केयरफुली
लिखो, आप चेक करो तो आप देखो आप कौन से टाइप की स्पेलिंग्स रॉन्ग करते हो। आप बहुत ग्रैंड वर्ड्स, बहुत एक्स्ट्रावेगेंट वर्ड्स, ये बहुत हाई फाई वर्ड्स आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल इंग्लिश में लिखो, कंटेंट मैटर्स मोर। और जनरली लोग कहते हैं कि बहुत हाई फाई इंग्लिश में लिखना भी नहीं चाहिए, बेसिक इंग्लिश में ही लिखना चाहिए, क्योंकि उसमें जो ल्यूसिडिटी आर्ग्यूमेंट का जो फ्लो होता है वो ज़्यादा ल्यूसिड रहता है, ज़्यादा एक्सेसिबल रहता है, तो एग्जामिनर को भी पसंद आता है। बहुत कॉम्प्लिकेट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। और पैनिक का, अगर आपको लगता है कि आपका ये मिस्टेक्स पैनिक से होते हैं, तो अगेन प्रैक्टिस से पैनिक भी कम होता है, क्योंकि रियल एग्जाम फिर आपको मॉक जैसा है। जैसे प्रीलिम्स तो मुझे लगभग लगा कि मैं मॉक की दे के आ रही हूँ, तो पैनिक लेवल भी नहीं बढ़ा था मेरा। तो आप प्रैक्टिस करते रहो। क्या डेली आंसर राइटिंग करनी चाहिए? तो हाँ, रेकमेंडेड है। और अगर आप डेली नहीं कर पा रहे हो तो आपको हफ्ते में तो करनी ही चाहिए। भले ही आप पूरा 10 क्वेश्चन ना लिखो, पर 2-3 क्वेश्चन हर हफ्ते या 1 क्वेश्चन डेली, कुछ ना कुछ आप राइटिंग प्रैक्टिस रखो तो आपको बेनिफिट रहेगा। बहुत टाइम भी नहीं जाता है और आगे चल के बेनिफिट रहता है मेंस के टाइम। अभी फाउंडेशन कोर्स चल रही है, तो फाउंडेशन नोट्स, एनसीईआरटी एंड स्टैंडर्ड बुक्स से नोट्स को कंसोलिडेट कैसे करें। तो इसमें जो आप नोट्स बना रहे हो, तो उसमें आप मार्जिन छोड़ो अच्छा खासा, जिसमें आप खुद से नोट्स या वैल्यू एडिशन कर पाओ। ये मैं करती थी, मैं अच्छा खासा मार्जिन छोड़ती थी एक साइड स्केल से ड्रॉ करके, ताकि मुझे खुद से कुछ नोट्स ऐड करने हो, भले वो बुक से हो या न्यूज़पेपर आर्टिकल से हो, करंट अफेयर्स मैगजीन से हो, या बाद में चल के पीटी 365, मेंस 365, ये सब के वैल्यू एडिशन हो, तो वो सब मैं वहीं पे ऐड कर दूँ, या तो अलग अलग पेन से या कॉलम में ऐसे। और कंसोलिडेशन में मैं एक और बात सजेस्ट करूँगी, अगर आप लूज A4 शीट्स में बनाते हो अपना, तो आपको कंसोलिडेशन में इजी रहता है, क्योंकि नोटबुक में तो एक लिमिटेशन है, आप अचानक से पेपर इंसर्ट नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते। हटा तो चलो आप फाड़ भी दो, पर आप अचानक से इंसर्ट नहीं कर सकते। तो A4 शीट्स में बनाने से कंसोलिडेशन ईजी हो जाती है, तो आप ये भी सोच सकते हो A4 शीट्स में बनाने का। ओके, तो किसी ने अपने प्रेफरेंस के बारे में पूछा है, तो आपका सारा यूनिफॉर्म सर्विसेज का प्रेफरेंस है, तो इसमें कुछ ऐसा गलत है नहीं। एक मुंबई के फॉर्मर कमिश्नर रहे हैं राकेश मारिया, मैंने उनकी बुक पढ़ी थी। उनके टाइम पे ऐसे प्रेफरेंस नहीं दिया जाता था। उनके टाइम पे उनको हाथ से लिखना पड़ता था 1 2 3 4 करके अपना प्रेफरेंस। अभी तो ऑनलाइन डिजिटल आप नंबर बस लिखते हो। तो उन्होंने तीनों 1 2 3 IPS ही लिखा था और उनका सिलेक्शन हुआ। तो आप अगर बहुत श्योर हो कि आपको यूनिफॉर्म सर्विस में ही जाना है, तो अब एग्जैक्टली कौन सा इंटरव्यू पैनल कैसे परसीव करेगा ये पता नहीं, पर हाँ ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपना पहला प्रेफरेंस IPS दिया है और इसमें कोई दिक्कत हुई नहीं है, उनका सिलेक्शन हुआ है। और हो सकता है कुछ लोगों से मैंने सुना है कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करे पैनल पे, दैट आपको जो चाहिए आप वो ही ले रहे हो। ऐसा नहीं कि क्योंकि सब लोग IAS IRS ये सब भरते हैं तो आप भी भर रहे हो सकता है ये भी पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करे। नेगेटिव हो सकता है कि आप बहुत रिजिड हो, तो एग्जैक्टली कैसे होगा ये तो पता नहीं। ये बेटर मेरा भी बहुत एक्सपीरियंस है नहीं, फॉर्चुनेटली मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ये क्लियर हुआ है। तो आप ये मेंटोर्स से डिस्कस कर लेना। पर IPS जहाँ तक फर्स्ट प्रेफरेंस है वहाँ मुझे कोई प्रॉब्लम लगती नहीं है, कई लोगों ने दिया और उनका सिलेक्शन हुआ है। बाकी अगर आप सारे नॉन यूनिफॉर्म सर्विसेज छोड़ रहे हो तो आप किसी से डिस्कस कर लो। मेरा मीडियम इंग्लिश था। मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ना कंपलसरी है? नहीं, कंपलसरी तो नहीं है। मुझे अच्छा लगा स्पेक्ट्रम, एक्सटेंसिव लगा तो मैंने पढ़ा। अगर आप स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ना चाहते हो, आपको काफ़ी बल्कि लग रहा है, तो यू कैन ऑल्सो रेफर टू बिपिन चंद्रा। मैंने बिपिन चंद्रा भी पढ़ा था काफ़ी पहले जब मैं कॉलेज में थी, ऐसे ही UPSC के लिए, पर वो कैजुअल रीडिंग। तो मुझे लेकिन लगा स्पेक्ट्रम ज़्यादा एक्सटेंसिव है, तो मैंने
डेडिकेटेड प्रेपरेशन स्पेक्ट्रम से कि नोट्स कैसे प्रिपेयर करें, फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स हर बार न्यू मिल जाते। तो फैक्ट्स वगैरह, बहुत फैक्ट्स के पीछे भी मत भागो, कुछ बेसिक फैक्ट्स आप बना के रखो, जैसे हंगर, पॉवर्टी, कुछ पंचायती राज का मान लो फैक्ट्स है, द टाइम स्पेंट ऑन डिस्कशन एंड डिबेट इन लोकसभा, इस टाइप की कुछ आप एक शीट बना लो और कुछ कॉमन फैक्ट्स फिगर्स रखो जो आप हर जगह यूज़ कर पाओ। SDGs के जो फैक्ट्स हैं वो सब आप हर जगह बना लो, क्योंकि सोसाइटी, गवर्नेंस, इन दोनों में आप अच्छे से यूज़ कर पाओगे। आप सारे SDGs निकालो, उसमें इंडिया की रैंकिंग जो है उसको निकाल लो, कुछ डेटा उससे रिलेटेड निकाल लो, 1-2 डेटा, हर SDG से मोर देन 1 डेटा और 2 डेटा इज नॉट रिक्वायर्ड, और आप उतना याद भी नहीं रख पाओगे, बहुत ज़्यादा डेटा से काम कर दोगे अपने नोट्स को तो। और हर बार न्यू मिल जाते हैं तो आप वही ऐड कर सकते हो मार्जिन में। आप एक डेटा शीट अलग से रख सकते हो, डिजिटल रख सकते हो इस डेटा शीट को, जिसमें आप सिर्फ डेटा ऐड करो न्यू, पर बहुत ज़्यादा डेटा ओरिएंटेड मत हो। ऐसा डेटा कलेक्ट करो कि आप मल्टीपल आंसर्स, मल्टीपल पेपर्स में यूज़ कर पाओ उन डेटा को। नोट्स कैसे प्रिपेयर करें, फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स, ये हो गया। नहीं, मेरा टेलीग्राम चैनल है नहीं, अभी तक तो नहीं है। इन्वायरमेंट के लिए मैंने PMFIS की एक PDF है ऑनलाइन अवेलेबल, मैंने वो पढ़ी थी और सिलेक्टिवली पढ़ा था, ऐसा नहीं, वो अच्छा बल्कि बुक है, वो काफ़ी पेजेस है उस PDF में, 400-500 पेजेस। तो मैंने सारा पूरा डिटेल में नहीं पढ़ा, मैंने टॉपिक्स उठाए जो कॉमन थीम्स है, उसके इन डेप्थ गई मैं, PYQ से लिंक करके मैंने उस बुक को पढ़ा। और बाकी करंट अफेयर्स से इंटीग्रेशन आपको करना ही पड़ेगा एनवायरनमेंट में। एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन तीनों में काफ़ी इंटीग्रेशन होता है करंट अफेयर्स से। स्ट्रेस मैनेजमेंट और मेंटल हेल्थ, अगेन टेक आउट सम टाइम फ्रॉम योर स्टडीज टू डू समथिंग दैट यू लाइक। पूरे टाइम आप 14 घंटा 15 घंटा, इसके लिए एम करना भी अनरियलिस्टिक है। आप 10 घंटे के लगभग एम करो डेली स्टडीज, दैट इज इनफ। पढ़ाई आपको कभी बर्डन नहीं लगनी चाहिए, आप यू एन्जॉय द प्रोसेस। और मेंटल हेल्थ भी आप अपने पेरेंट्स, फ्रेंड्स, इनसे आपको जब भी लो फील लो, आप उनसे बात करो। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखो। आप एक्सटर्नल सोर्स ऑफ मोटिवेशन नहीं, आप जिसके लिए सिविल सर्विसेज करना चाहते हो, आप उस रीज़न पे एकदम डेडिकेटेडली काम करते रहो, आप उस रीज़न से मोटिवेट होके काम करते रहो। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट में ये, और अगर आप, मेरा मानना है, अगर आप अच्छे से अपना एक टाइम टेबल बनाओगे, एक टारगेट सेट करोगे, तो आपको एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस भी आता जाएगा। और अगर आप उन टारगेट्स को मीट करते रहोगे तो इससे भी आपका स्ट्रेस अच्छे से मैनेज हो जाएगा। अगर आपने टारगेट बनाया है कि आज मैं एक चैप्टर लक्ष्मीकांत का कंप्लीट कर लूँगा, और अगर आपने कर लिया तो आपको लगेगा यस आई एम ऑन द राइट ट्रैक। तो आप टारगेट्स बनाओ, रियलिस्टिक टारगेट्स बनाओ। ऐसा नहीं आप 3 चैप्टर एक दिन में करने का सोच लो। आप जो भी आपकी कैपेसिटी है, जितना लेंथ है चैप्टर का या टॉपिक का, चैप्टर नहीं तो टॉपिक का, आप उसके हिसाब से टारगेट्स बनाओ, तो इससे स्ट्रेस मैनेजमेंट अच्छे से होगा। आपने यूट्यूब का कैसे यूज़ किया? यूट्यूब मैंने एलिमिनेशन ट्रिक्स और PYQs एनालिसिस के लिए किया, उसमें और कॉमन थीम्स भी उसमें बताए जाते हैं कि इस बार के एक्सपेक्टेड कॉमन थीम्स क्या है, तो मैं देख लेती थी उनमें, फिर और थोड़ा इन डेप्थ स्टडी कर लेती थी, या अगर ऑलरेडी नोट्स उसके हैं तो उन नोट्स को फिर से रिवाइज कर लेती थी। तो आप यूट्यूब और CSAT का तो मैंने, बोला जाए तो मैंने 80% प्रेपरेशन यूट्यूब से ही किया। यूट्यूब में PYQ सॉल्व करने वाले बहुत सारे वीडियोस हैं। एक है अभिषेक सिन्हा CSAT चैनल, उनका मुझे काफ़ी इजी लगता था, काफ़ी आसानी से और कम टाइम में सॉल्व करने के लिए करने के मेथड्स बताते हैं वो, तो मैं वो देखती थी। हाउ टू बैलेंस UPSC विद कॉलेज, आई एम इन फर्स्ट ईयर ऑफ BA पोलिटिकल साइंस ऑनर्स। तो मैंने भी कुछ बुक्स, जैसे मैंने लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम और हिस्ट्री के कुछ NCERT मैंने खरीदे थे जब मैं फर्स्ट ईयर में थी अपने कॉलेज के। तो
मेरा थोड़ा डिफरेंट था क्योंकि मेरा फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज 2020 था, तो वो कोविड ईयर था, मुझे कॉलेज जाना नहीं होता था, घर में काफ़ी टाइम रहता था। आप अगर चाहो तो, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में हो, आपके पास अभी 3 साल है अटेम्प्ट देने को मिनिमम, और अगर आप 1 साल और डेडिकेटेड प्रिपरेशन करो तो आपके पास फिर 4 साल है। तो आप अभी स्टैंडर्ड बुक्स को बस बेसिक रीडिंग करो उसकी। अगर आपको अभी चीज़ें याद नहीं रहती है, आप उसको रिवाइज नहीं भी कर पा रहे हो, तो समवेयर इंटरनली देर आर सम थिंग्स विच आर गेटिंग रजिस्टर्ड इन योर हेड। कुछ सबकॉन्शियसली आपको आपको फ़ायदा ही होगा आप जितना रीड करोगे। और बुक्स वगैरह अगर आप एक बार छोड़ भी दो तो आपको न्यूज़पेपर रीडिंग तो स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ अ मैटर ऑफ हैबिट। जब तक आपको हैबिट नहीं होगी, आप 1.5 to 2 आवर्स में एक न्यूज़पेपर एक्सटेंसिवली कवर नहीं कर पाओगे। तो बिकॉज यू आर स्टार्टिंग अर्ली, यूज़ दैट टू योर एडवांटेज। न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स, ये सब से आप फेमिलियराइज कर लो अपने आप को, गेट इन टू द हैबिट कि इनको कैसे अच्छे से कम टाइम में रीड करना है। अभी अगर आप न्यूज़पेपर स्टार्ट कर रहे हो तो आपको 4 घंटे भी लग सकते हैं, लेकिन जब तक आप एग्जाम देने की स्टेज पे आओगे तब तक आप कंफर्टेबल हो गए होगे। और क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स दे रहे हो तो पॉलिटी का काफ़ी ओवरलैप हो जाएगा आपका, और अगर आपने ऑप्शनल भी PSIR लिया तो उसमें भी ओवरलैप हो जाएगा। तो आप कॉलेज की पढ़ाई भी अच्छे से करो, आपको हेल्प ही होगी। लास्ट ईयर स्टूडेंट के लिए टिप्स। तो अगेन, अगर आपने न्यूज़पेपर रीडिंग नहीं स्टार्ट किया, करंट अफेयर्स नहीं स्टार्ट किया, तो आप स्टार्ट कर लो। मैंने न्यूज़पेपर बहुत पहले स्टार्ट कर लिया था, जब मैं क्लास 9 में थी, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ। हाँ, उतने पुराने करंट अफेयर्स कभी पूछे नहीं जाते हैं, पर अगर आप आदत में रहते हो न्यूज़पेपर रीड करने के तो आपको मदद ही होती है। और कुछ बेसिक बुक्स आप स्टार्ट कर लो रीड करना। आप पहले, सबसे पहले जो भी स्टार्ट करा एट एनी स्टेज, बीट फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर, आफ्टर ग्रेजुएशन या उसके बाद भी, जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो, पहले आप सिलेबस देख लो, आप अच्छे से अपनी स्ट्रैटेजी बना लो, टॉपर्स टॉक्स और उनके स्टैंड रिकमेंडेड बुक्स वगैरह देख के कि कौन से बुक्स आपको पढ़ने हैं। उनमें से आप कुछ NCERTs पढ़ लो, स्टार्ट फाउंडेशन बिल्ड करो पहले अपना, फिर एडवांस्ड और वैल्यू एडिशन, आंसर राइटिंग, इसमें आप धीरे धीरे प्रोसीड करो। क्या आपने योजना कुरुक्षेत्र, PIB, PRS रेफर करी थी? मैंने सब कुछ रेफर किया था, पर ऐसा नहीं कि मैं हर आर्टिकल सबका रेफर करती थी। हाँ, मैंने कुछ आर्टिकल्स योजना के भी पढ़े हुए हैं। मैंने कुरुक्षेत्र, हाँ, कॉलेज का जिसने बोला यू कैन ऑल्सो स्टार्ट रीडिंग योजना इन कुरुक्षेत्र। आपका मतलब आपका थोड़ा लेजर टाइम पास भी हो जाएगा, और आपको कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स और जो करंट टॉपिक्स है, कुछ थीम्स, इनके बारे में फेमिलियरिटी भी मिल जाएगी फर्स्ट ईयर में जो है। दैट ऑल्सो यू कैन स्टार्ट डूइंग। PIB के, हाँ, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट रिलेटेड न्यूज़ रहते हैं, तो ये सब आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कोई विजिट हुई प्राइम मिनिस्टर की, कोई स्पेशल कुछ इनॉग्रेशन हुआ, तो PIB इसको अच्छे से कवर करती है। साइंस, ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया। साइंस बैकग्राउंड से आप मुझे पूछ रहे हो कि आप क्या पूछना चाह रहे हो, मुझे समझ नहीं आया, सॉरी। हैंड राइटिंग मैटर करती है क्या UPSC मेंस में? मुझे ऑनेस्टली नहीं पता। मेरी फॉर्चुनेटली अच्छी हैंड राइटिंग रही है, तो इसका मुझे ऐसा कभी टेंशन हुआ नहीं। हाउ टू ओवरकम दिस फियर दैट विल आई बी एबल टू कम्पीट विद JEE टॉपर्स, SRCC टॉपर्स, LSR गोल्ड मेडलिस्ट्स? तो इसमें UPSC इज़ एन एग्ज़ाम जिसमें एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट्स ने भी मेहनत करके, सोली अपने मेहनत के दम पे ये एग्ज़ाम क्रैक किया है। कई लोग जिनके हर टाइप के लोगों ने ये इस एग्ज़ाम को क्लियर किया है। गोल्ड मेडलिस्ट ने भी क्लियर किया है, लोग जो 60% मार्क्स लाए थे अपने क्लास 10th में या 12th में, उन्होंने भी क्लियर किया है। साइंस बैकग्राउंड के लोगों ने भी क्लियर किया है, आर्ट्स बैकग्राउंड के भी लोगों ने क्लियर किया है। तो हर टाइप के लोग क्लियर कर सकते हैं। तो आप अगर चाहो तो आप ऐसे कुछ टॉपर्स की इंस्पिरेशनल स्टोरीज देख सकते हो, who weren't very bright academically in their school days, but later when they decided कि UPSC देना है, तब उन्होंने मेहनत करके ये क्लियर भी कर लिया और कई बार टॉपर भी बन गए। मैम, बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है कि UPSC की तैयारी करें तो या अपनी स्टेट PCS की, बताइए, आई एम बिगिनर। तो ये अपना पर्सनल चॉइस होता है। मैंने
स्टेट पीसीएस देने का नहीं सोचा क्योंकि आई वाज स्टार्टिंग अर्ली। मैं 21 में मैंने एग्ज़ाम दिया, अभी मैं 22 की हूँ, तो मैंने स्टेट पीसीएस का अभी स्टार्टिंग में नहीं सोचा। पर अगर आपको लगता है कि यू नीड अ बैकअप ऑप्शन, क्योंकि हाँ यूपीएससी बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है और फिनेंशियल इंडिपेंडेंस के कंपल्शंस हो सकते हैं, या आपको मतलब आप एक बैकअप ऑप्शन रखना चाहते हो, प्लान बी, तो अगेन ये सब बहुत ही पर्सनल डिसीजंस होते हैं, कुछ बुराई नहीं है। कई लोग स्टेट पीसीएस के साथ भी यूपीएससी निकाल लेते हैं, कई बार लोग दोनों निकाल लेते हैं। तो अगर आप देना चाहो तो आप दे सकते हो, बट अगर पर्सनली मैं बोलूँ तो आप 1-2 अटेम्प्ट, अगर एज इज़ इन योर फेवर, तो आप 1-2 अटेम्प्ट, 1-2 नहीं, एक्चुअली आप 2 अटेम्प्ट तो यूपीएससी को डेडिकेटेडली दो, उसके बाद आप स्टेट पीसीएस पे जाओ। बट अगेन पर्सनल डिसीजन है, जैसे भी कंपल्जन्स हो आप कर सकते हो। एंशियंट हिस्ट्री के लिए ओल्ड एनसीईआरटी सफिशिएंट है क्या? मैंने तो एंशियंट हिस्ट्री आर एस शर्मा से की, बहुत डिटेल में मैंने आर एस शर्मा भी नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने पढ़ा था। और एंशियंट हिस्ट्री का प्राइमरली मैंने आर्ट एंड कल्चर पे फोकस किया, वो नितिन सिंघानिया से। मोस्टली प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन उससे बनते हैं। और पीवाईक्यू से आप कॉमन थीम्स निकाल के, ऑनलाइन बहुत सारे आर्टिकल्स अवेलेबल है। अगर मान लो पोथ्स पे क्वेश्चन आता है तो आप लिखोगे पोथ्स ऑफ एंशिएंट इंडिया यूपीएससी, ये अगर आप क्रोम पे डालोगे विद द टैगलाइन यूपीएससी, तो काफ़ी सारे यूपीएससी रिलेटेड आर्टिकल्स आ जाएंगे एंशिएंट पोथ से रिलेटेड। तो ऐसे आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। कंसिस्टेंसी नहीं डेवलप हो पा रही है, बट स्ट्रेस रहता है। तो ये मैंने पहले भी बोला कि स्ट्रेस मैनेजमेंट होगा जब आप कंसिस्टेंट रहोगे, तो इट्स द अदर वे राउंड। आपको कंसिस्टेंट अपने आप को ज़बरदस्ती करना पड़ेगा, तभी आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट होगा। जॉब के साथ साथ ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों ने किया है, आप भी कर सकते हो आराम से, बहुत सारे लोगों ने क्रैक किया है जॉब के साथ। मेरा ऑप्शनल पीएसआईआर था। वाई यूपीएससी छोटे में तो मम्मी पापा ने बताया, बहुत छोटी थी मैं, 6 या 7 ईयर्स की, तब समझ में नहीं आता था, बट लेटर ऑन एज आई गॉट टू नो द अपॉर्चुनिटीज दैट द सिविल सर्विसेज प्रोवाइड पर्सनली, career progression wise, and also from the aspect of doing something good on a broader societal level, तो इससे भी आपको जॉब सेटिस्फैक्शन मिलती है। तो दिस वाज द रीज़न। और इसके साथ ऑब्वियसली आपका खुद का करियर प्रोग्रेशन काफ़ी अच्छा होता है, आपका रिकग्निशन इन सोसाइटी बढ़ता है। तो ये सारी फैक्टर्स का एक मिक्स था। क्या सर्विस ऑनेस्ट ऑफिसर्स को परेशानी होती है? अब लोग तो कहते हैं, मुझे नहीं पता, मैं अभी तक सर्विस में हूँ नहीं, मैंने जस्ट क्लियर किया है, तो मुझे तो नहीं पता। बट काफ़ी सारे ऑनेस्ट ऑफिसर्स ने काफ़ी सारा अच्छा काम किया है। तो और क्योंकि ऑनेस्ट ऑफिसर्स रहते हैं, इसलिए कोई भी सिस्टम चलता भी है। सब करप्ट हो जाएंगे तो सिस्टम चलेगा भी नहीं, तो इसलिए ऑनेस्ट ऑफिसर्स हमेशा रहते हैं। अब एग्जैक्ट सर्विस कंडीशंस क्या होती है मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। क्या आपकी बुक लिस्ट मैंने कवर कर लिया है अपना। आपको कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट का पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। कैन यू ब्रेक 12 मंथ स्ट्रैटेजी फॉर 2026 रफली फ्रॉम May 20? ठीक है, तो आप अभी मई से जनवरी तक यू फोकस ऑन इंटीग्रेटेड मेंस एंड प्रीलिम्स। इसका मतलब आप आंसर राइटिंग भी करो, आप जो थोड़े एडवांस बुक्स होते हैं, जो वैल्यू एडिशन होता है, डेटा शीट्स बनाना, थोड़ा बहुत एसेज एनेक्डोट्स वगैरह कलेक्ट करना, आप ये सब करो। अभी ऑप्शनल कंप्लीट कर लेना फरवरी तक, और जनवरी नहीं तो फरवरी तक आप अपना ऑप्शनल कंप्लीट कर लो, अगर आपका ऑप्शनल थोड़ा लेंदी है तो ऑप्शनल यू कंप्लीट टिल देन। जनवरी से आप मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट कर दो, और आप मॉक टेस्ट देते रहो। मैं कहूँगी मई, नेक्स्ट ईयर भी मई में ही एग्ज़ाम होगा, तो 1 महीने पहले तक लगभग आप सारा अपना प्रीलिम्स का जो भी नया आपको प्रिपेयर करना है, नोट्स बनाने, आप सब कर लो। फिर 1 महीने पहले जब बचे हैं तो सिर्फ मॉक टेस्ट लगाओ, वीडियोस से रिवाइज करो, शॉर्ट नोट्स से रिवाइज करो। लबासना बता रहे हो क्या? हमने कोचिंग ली थी? हाँ, मैंने पहले ही बोल दिया, मैंने कोचिंग ली थी वाजिराम एंड रवि का, मैंने ऑनलाइन कोचिंग लिया था 2023 बैच का।
यूजफुल गवर्नमेंट वेबसाइट्स फॉर यूपीएससी, मैंने पीआईबी गवर्नमेंट वेबसाइट में देखा जाए तो मैंने पीआईबी यूज़ किया था करंट अफेयर्स के लिए। कुछ अभी तक मेरी सर्विस एलोकेशन आई नहीं है, बट इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट आई विल गेट आईपीएस। आपने कोचिंग का मैंने बहुत बार बोल दिया है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चंस नहीं है तो वील एंड दिस लाइव सेशन नाउ।